In previous class, we discussed about the political environment. In this class, we discussed the political risk. Political risk arise due to the change in government policy or change in political party. Change in government policy or change in political party. The first risk is confiscation, which means taking the property without compensation. मतलब गवर्नमेंट ना क्या कर लेती है, प्रॉपर्टीज ले लेती है विदाउट पेइंग द कंपनसेशन. इट इज कॉल्ड कन्फिस्केशन. इट हैपन व्हेन इन चाइनीज गवर्नमेंट इन द 1949 जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी चाइना की, तो वहाँ पर ये कन्फिस्केशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पर वो सारी कन्फिस्टिकेटेड कर ली अपने अंडर. तो ये उसका एक एग्जाम्पल है. और देन नेक्स्ट इज expropriation, which means by compensation, by paying compensation, we are taking over the properties. So this is one of the political instability. इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हमने इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए थे बैंक, बट पेइंग द कंपनसेशन. इसमें कंपनसेशन पे नहीं करते, इसमें कंपनसेशन पे करते हैं. So ये political risk है which is arise due to the change in political party or change in the government policy. Then nationalization. Nationalization means shifting of ownership from private company from the government. मतलब private को government कर दिया. That is called the nationalism. होता है कभी कभार बहुत चेंज हो गई गवर्नमेंट पॉलिसी की, हमने क्या करा, प्राइवेट ना करके सारी चीज़ गवर्नमेंट कर दी. चेंज हो गई, वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो सारी प्राइवेट हाथों में ना रख के गवर्नमेंट में चेंज कर दिया. दैट इज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन. देन डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि ना कोई फॉरेन कंपनी को डोमेस्टिक, उसकी जितनी भी वहाँ पर प्रॉपर्टी है उसको डोमेस्टिक कर देना. जैसे जनरल मोटर्स या कोका कोला, क्योंकि कोका कोला जब भी इन्वेस्ट करते हैं वो लोकल में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे डोमेस्टिकेशन कह सकते हैं. और नेशनलिज्म का एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, जैसे बर्मा ने अपनी नेशनलाइज कर दिया था एंटायर फॉरेन ट्रेड नेशनलाइज कर दिया था. ये इसका एग्जांपल है. देन जर्नल इनस्टेबिलिटी रिस्क. जर्नल इनस्टेबिलिटी रिस्क अराइज ड्यू टू द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस अनरेस्ट इन द कंट्री. जर्नल इनस्टेबिलिटी रिस्क अराइज, आपने देखा होगा आसपास बहुत एग्जाम्पल दिखते हैं, बहुत जगह हिंदू मुस्लिम, जैसे कि इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई रहती है और दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई हो जाना, विच इज़ दिस इज वन ऑफ द रिस्क दिस विच कॉल्ड जर्नल स्टेबिलिटी रिस्क. ये अटेंडेंस. जर्नल स्टेबिलिटी रिस्क अराइज ड्यू टू सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अनरेस्ट इन द होस्ट कंट्री. होस्ट कंट्री में रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं जी. मोस्टली आपने देखा होगा कहाँ रहती हैं, कोई एग्जांपल आपको पता हो करंट? फिलीपींस में कह सकते हैं, और श्रीलंका में भी, हाँ, क्योंकि सिंहलीस और तमिल के बीच. और क्या, सूडान, हाँ सूडान. देन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल रिस्क? बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंट्री वी हैव टू सी कि व्हाट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंट्री, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है. बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंट्री, बिफोर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट देयर, देन ओनली इट इज ईजी फॉर अस टू इन्वेस्ट देयर. देन 6th वन इज ऑपरेशन रिस्क. अभी जो मैंने आपको केस स्टडी भेजी है उसमें भी रिस्क ही होंगे, लेकिन आपको उसको देखना है. उसमें आपको ये नहीं बोल रखा होगा कि वहाँ पर नेशनलाइजेशन हो गया, ये नहीं बोल रखा होगा, आपको पहचानना है. यू हैव टू रिकॉग्नाइज. जो मैंने आपको केस स्टडी भेजी है बाटा की, दैट इज वन ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क केस स्टडी विच यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि विच रिस्क इट इज. So another is operation risk. Operation risk arise due to the production, marketing, finance. इन सब में अगर कोई रिस्क अराइज होता है इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, इन द प्रोडक्शन, फाइनेंस, उससे ऑपरेशन रिस्क बोलते हैं. एंड वी आर डूइंग द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड पॉलिटिकल रिस्क अराइज ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी. किसी में कोई डाउट? किसी में भी?
कन्फिस्केशन मैंने आपको बता दिया है कि लेना विदाउट पेइंग द हाँ कंपनसेशन। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट को कि वहाँ की, अगर आप इन्वेस्ट करो कल को आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कन्फिस्केटेड होगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। देन एक्सप्रोरिएशन का मतलब क्या होता है, बाय पेइंग द कंपनसेशन, कंपनसेशन पे होगी। देन नेशनलिज्म, क्या करना, गवर्नमेंट से मतलब प्राइवेट से क्या करना, गवर्नमेंट में चेंज कर देना। डोमेस्टिकेशन, फॉरेन ट्री जो है उनको भी डोमेस्टिक लोकल से पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। देन जर्नल इनस्टेबिलिटी रिस्क विच इज अराइज ड्यू टू द सोशल, पॉलिटिकल, religious unrest in that country and operation risk. It is arise due to the operation, change in the operation of the production or maybe the finance. अब these are the political risk, but indicators क्या होंगे इसके बाद, these are the political risk. These are then next is indicators of political instability. I told you that political risk arise due to the political instability. What are the indicators? Firstly, the corruption. If the corruption is there in any politics, so it lead political unrest in that country. We know if there is no corruption, then smoothly run होती है country. लेकिन अगर political unrest होता है, तो क्या होगा? Instability होगी. So next one is indicators. Indicators of political risk. First one is corruption. First one is corruption, and you can write corruption. There are many countries which are not corrupted, in the sense which are very transparent in terms of their policy, while there is many country यहाँ पर सब काम कुछ ना कुछ देकर ही चलेगा. जैसे in India, if you want कि कुछ आपको करवाना है, तो आप ऐसे होगे कि कुछ ना आप तो एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कुछ पे करना ही पड़ेगा. तो ये इंडिकेटर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों अराइज होती है, किस वजह से होती है. फर्स्ट रीजन है करप्शन, सेकेंड सोशल अनरेस्ट. करप्शन इज फर्स्ट रीजन, देन सोशल अनरेस्ट. इनमें से डेफिनेटली देखो एक इन्वायरमेंट आएगा, एंड मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कैसे फ्रेम करना है. आपको पता है आपको कि लाइक 30 की तो आपका केस स्टडी होती है, बाकी तो थियरी होगी. सोशल अनरेस्ट. Social unrest arise due to the clashes between the two community, group or religious groups. It is mostly happen like जैसे Christian Muslim. अभी वहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल आपको पता होगा, अभी रिसेंट में इजराइल, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो कम्युनिटी के बीच क्लैश ही तो हो रहा है. एंड कौन सफर कर रहा है उनके बीच, ट्रेड. आपको स्टडी करना है कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री, उस कंट्री का क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल कैसी सिचुएशन है. अगर वहाँ इन्वेस्ट कर दी तो हमारा जो पैसा है वो ऐसा का लगा न रह जाए. हमें देखना है कि कहीं वहाँ करप्शन, पॉलिटिकल रिस्क है, लेकिन किस फैक्टर की वजह से, करप्शन की वजह से या सोशल अनरेस्ट की वजह से. सोशल अनरेस्ट अराइज होता है क्लैशेस बिटवीन द टू रिलीजन्स और मे बी कम्युनिटी. एंड एग्जाम्पल आपको पता ही है, एटीट्यूड ऑफ नेशनल and attitude of government also. Attitude of government also, जैसे कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट पहले बिफोर द नेशनल, मतलब जब नहीं हुआ था एलपीजी, वी आर नॉट इन दैट सेंस कि हमें कंट्री में क्या चाहिए, एफडीआई चाहिए. अभी हमने जस्ट मेड इन इंडिया स्टार्ट करा है कि यहाँ पर आके क्या करो, हाँ हमने लाइक आत्मनिर्भर भारत वाली चीज़. तो आप ये भी देखना है कि क्या एटीट्यूड है वहाँ के लोगों का, क्या वो प्रोडक्ट को अडेप्ट करते हैं. नहीं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, बस हमें अपनी उसका प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री में बना है हमें वही चाहिए. सो एटीट्यूड ऑफ नेशन के नेशनल्स, एटीट्यूड ऑफ नेशनल्स इज ऑल्सो कॉज पॉलिटिकल रिस्क. ऑफ नेशंस and politics of host country.
Politics of host country is one of the example through which political risk arise. If there is so much politics in that country, there is some country which is very good for investment purpose, but there are some not. हम ऐसे जाने से पहले सोचेंगे नहीं, अगर इनमें इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा. सो वी ऑल्सो सी द व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ दैट होस्ट कंट्री. These are the 4 indicators through which political risk arise. And political risk is instability in the policies, and government is changing the policies frequently. Ethics of ethics in the politics environment. पॉलिटिक्स हाँ हो सकता है क्या, क्योंकि हाँ जैसे अगर उसका एटीट्यूड वो दैट कम अंडर द एटीट्यूड ऑफ नेशन, कि मतलब वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कैसा है. अभी भी जैसे बहुत सारे एग्जांपल है वेनेजुएला में, अभी बहुत सारे भी हम देखें तो एग्जांपल है कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप काम करती है, ऐसे मलेशिया ऑल्सो. नहीं ये देखो पॉलिटिकल रिस्क तो है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज नॉट ऑन आवर फेवर, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉलिटिकल रिस्क. वी आर read his perspective from the international business, and international business we have to see ki where we need to invest or not. If it is not in favor, the policy of that nation is not in favor, that cause the political risk. Then it is not, it is not considered to be political risk from our point of view. How to minimize this? मैंने आपको बताया कैसे minimize करना चाहिए. ये पॉलिटिकल रिस्क को आप बताओ कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. नहीं हो सकता है. वी कैन. अब आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हाट आर द पॉलिटिकल रिस्क, व्हाट इज, अभी हमने डिस्कस कर रहा था पॉलिटिकल रिस्क एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट, व्हाट यू कैन राइट. लाइक व्हाट स्टडी करो, ठीक है, फिर देन यस प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द नेशन, मतलब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना. वन ऑफ द कि आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, बच सकते हो वहाँ की गवर्नमेंट से. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल. हाँ लाइक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, देयर इज मैनी अदर फैक्टर ऑल्सो, बट एक वन ऑफ द वे कि थोड़ा कम हो सकता है आप पे. लाइक इफ यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सो द पीपल आर इम्प्रूविंग देयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड समहाउ, सो उनको तो फायदा है ना. तो वो चीज़ हम ये देख रहे हैं वेज क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल रिस्क, जी जो पॉलिटिकल रिस्क हमने डिस्कस करा वो कम हो सकता है. क्या हो सकता है, एक तो स्टिमुलेशन ऑफ द लोकल इकोनॉमी. लोकल इकोनॉमी को इम्प्रोवाइज करो, लोकल इकोनॉमी को वहाँ की इम्प्रोवाइज करेंगी. ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि पहले हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 200 ईयर तक क्या कर गई, मतलब यहाँ पर रूल कर गई. ऐसा नहीं चाहिए हमें, वापस वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहिए. व्हाट वी नीड, ऐसा हो कि हमारी जो लोकल इकोनॉमी है वो स्टिमुलेट हो. सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट मिले नेशन के लोगों को. द फर्स्ट इज वी विल डिस्कस हाउ टू मिनिमाइज पॉलिटिकल रिस्क. द फर्स्ट रिस्क इज स्टिमुलेशन ऑफ द लोकल इकोनॉमी. लोकल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करो, इतना कर सकते हो. देन सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट टू द नेशन. नेशन के वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो. और क्या हो सकते हैं, मेंटेन रखो लॉ एंड ऑर्डर. देन यस, इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी. एंड इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट, दैट हाउ यू रिड्यूस द पॉलिटिकल रिस्क. अगर सोशल अनरेस्ट है सो व्हाट यू कैन डू, इसमें तो नहीं कर सकते कुछ. इफ देयर इज मतलब ये तो हमारे हाथ में नहीं. हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, पॉलिसीज ऐसी रखो जो कि फेवर में उस नेशन के. मोस्टली हमें अगर हमसे कोई पूछे तो इट इज़ नॉट कि जो बुक में है वो ये लिख सकते हैं. वी कैन राइट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि ये हम चाहते हैं कि थ्रू विच द पॉलिटिकल रिस्क कैन बी रिड्यूस. देन द नेक्स्ट एनवायरमेंट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट. इकोनॉमिक एनवायरमेंट,
economic environment is one of the crucial environment which is directly and mostly influence the international business, because economic is related to the money and money is very much impact the international business. The economic environment directly impact, and in the last 50 years it impacted more. It impacted more because before the LPG it is not much that impacted, but the economic environment very crucial. And firstly, in the economic environment we study the economic system. What we will see, क्या देखेंगे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, सो फर्स्टली हमें देखना है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. इकोनॉमिक सिस्टम, देयर इज 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वी रीड, कैपिटलिस्टिक, सेकेंड कम्युनिस्टिक एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. पढ़ा होगा आपने, मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड कमांड इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. वी हैव टू सी कि कौन सी इकोनॉमी है वो, ताकि बिफोर इन्वेस्टिंग देयर हमारे लिए ईजी हो. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंट्री वी हैव टू सी व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दैट कंट्री. And which one is suitable for us? Which one is suitable for us? देखते क्या पता कैपिटलिस्टिक भी करती हो, क्या यूएस कैपिटलिस्टिक है, इट इज़ नॉट दे कि वहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इट इज़ डिपेंड. हाँ, अभी हम लाइक 3 पढ़ते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन कौन सी होगी, कैपिटलिस्टिक. व्हाट इज द फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? What to produce, how to produce and whom to produce, it is totally decided on the basis of market. The government is not in power, मतलब government जो होती है इतना interfere नहीं करती what to produce and how to produce and whom to produce. And all these things, what to produce, how and whom, decided by the market forces. And the market forces demand and supply. On the basis of market, mostly it is in this economy mostly emphasis on private ownership. Government interference is very minimal. So like US, Japan, UK, ठीक है, इसके सबके एक फीचर, सब पहले सारी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, फिर वो देखते हैं उसमें से इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से क्या बेनिफिट्स होंगे हर एक इकोनॉमी के. और हम ये भी देखेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. आपने पढ़ा होगा लो इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री, उन सब के फीचर्स होते हैं. सो इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फर्स्टली वी रीड द इकोनॉमिक सिस्टम, देन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक, सेकेंड वन इज कमांड इकोनॉमी और मे बी कॉल्ड कम्युनिस्टिक. In the communistic economy, mostly ownership in the hand of government. Like क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, सबको पता है तो? हाँ, क्यूबा ऑल्सो, चाइना एंड सुडान, सॉरी स्वीडन, पोलैंड, ये दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल. पोलैंड में भी ऐसे ही है, इसमें मोस्टली जो ओनरशिप होती है गवर्नमेंट के हैंड में होती है. सो वी हैव टू सी कि क्या हम कम्युनिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं. गवर्नमेंट जो होती है मतलब ऑल मोस्टली ओनरशिप उनके हैंड में होती है. एंड इन द थर्ड वन मिक्स्ड इकोनॉमी, अंडर दिस क्रूशियल वन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड अनदर वन इन द हैंड ऑफ विच इज नॉट क्रूशियल, मतलब एज इन टर्म्स ऑफ कि जो पुअर है उनके लिए क्रूशियल नहीं है, मतलब जहाँ पर वेलफेयर पर्पस नहीं लग रहा, वो प्राइवेट हैंड में होगी. सो in the mixed economy, major distribution are owned by the state or other are the private hand. And you know that our economics is mixed economy. And now tell me your point of view, which economy is suitable for investment purpose in terms of international trade and why? हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट इज इट द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? हाँ, मतलब अगर हम कहें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, आई थिंक कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इज गुड. व्हाई? बिकॉज इन द बोथ ऑफ द केस द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मिनिमल. बट मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, लेकिन इतना नहीं होता.
ये आपने पहले भी पढ़ा है, ये पहले ही पढ़ा है, सब नहीं इको में, बट if you are reading from the international business point of view, you have to write where we need to invest or not. मतलब just giving the feature is not enough. हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंट्री हमारे लिए सुटेबल होगी, क्या हम यूज कर रहे हैं क्या नहीं। बट लाइक प्रोडक्ट तो कहा ही, जैसे कम्युनिस्ट, अब जैसे आप कह रहे हैं चाइना इन्वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर अभी भी वहाँ पर है कमांड इकोनॉमी, लेकिन इन्वेस्ट तो होता है वहाँ पर। हम ये नहीं कह सकते कि लाइक बिल्कुल ही हम कह दें कि कम्युनिस्टिक इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। हमने देखा है चाइना हब था प्रोडक्शन का, और अभी भी है बहुत के लोगों के लिए, और वो कमांड इकोनॉमी है, बट देयर स्टिल people are investing, many company are investing there, so we have to see the attitude of the government also कि अगर कमांड इकोनॉमी भी है तो फेवर में है भी है नहीं। सो अगर हम देखें तो हमें तो ये देखना चाहिए कि अगर कम्युनिस्ट, ऐसे नहीं टोटली हम डिसएग्री नहीं हो सकती कि कमांड इकोनॉमी में हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना, हमें ये देखना है कि इट इज़ इन फेवर, सो येस वी कैन इन्वेस्ट। जैसे मैंने कहा ना चाइना में तो होता है अभी भी इन्वेस्ट, चाहे वो क्या है कमांड इकोनॉमी है, पता है उनका डाटा सारा गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। सो और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मिक्स्ड, इंडिया के अलावा क्या क्या हो सकता है, कहाँ मिक्स्ड है, यूके, फ्रांस, हॉलैंड, ये एग्जांपल है इसकी। वहाँ पर हाँ कैपिटलिस्टिक है थोड़ा। इसके बाद कंट्री क्लासिफाइड बाय इनकम, अभी जो हम पहले इनकम पढ़ रहे थे उससे थोड़ा चेंज आया है। नाउ पहले इकोसिस्टम में, पहले हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखना है इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ द सेकंड इज कंट्री क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। फर्स्ट होती है लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री कौन सी होगी, जिसकी लेस देन 1135 इनकम होगी, 1135। अभी थोड़ा चेंजेस आया, पहले 700 समथिंग था जो पहले हम स्टडी करते थे, लेकिन अब चेंजेस आया, तो जिसकी अगर इनकम लेस देन GNI है, GNI and it is GNI. So discuss the feature low income country is also called the third world country. थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, और इन्हें प्री इंडस्ट्रियल कंट्रीज भी बोलते हैं। क्या फीचर्स हो सकते हैं लो कंट्री के, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। अब देखो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंट्री वी हैव टू सी कि विच कंट्री इट इज दिस, कि कौन से फेज में है। 4 फेजेस है, हमें कोई भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कौन से फेज में हो, ताकि हमें उसके फीचर समझने ईजी हो और हमें वहाँ से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो समझने ईजी हो इंटरनेशनल ट्रेड के बिजनेस के। तो इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं कि लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन रहेगा, और क्या हो सकता है यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होंगे ये, हाँ चीप लेबर मिल जाएगी, और रिसोर्सेज भी क्या इन्होंने एक्सप्लॉइट करे होंगे, तो लोग क्यों नहीं, अगर यहाँ पर जाना भी इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे, अनएक्सप्लोटेड यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे अफगानिस्तान, मतलब वहां पर देखो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पूरी है, व्हाई द पीपल वांट टू इन्वेस्ट देयर, स्टिल कि वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक हो, लेकिन वहां पर है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक्सप्लॉइट नहीं हुए। अफ्रीका में भी, अफ्रीका में अच्छा खासा अभी भी लाइक गोल्ड माइनिंग अगर करे तो अच्छी खासी निकलेगी। व्हाई द पीपल इन्वेस्ट देयर, देयर इज नो कि वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है अभी भी। सो हमें फीचर देखने हर एक कंट्री के, इसके क्या क्या फीचर होते हैं, इन्हें थर्ड इकोनॉमी कहते हैं। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है इनका, और एक्सेसिव डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन बहुत होती है, और साथ ही साथ हाई बर्थ रेट होता है इनका, यहाँ पर हाई बर्थ रेट है यहाँ पर, और हैवी रिलायंस है फॉरेन एड पे, फॉरेन एड मिल जाए इन्हें,
मतलब जो IMF जो वर्ल्ड बैंक एड देते हैं उन्हें वो मिल जाए। जैसे कि कोरोना वैक्सीन भी जो भी पहले पता है डेवलप कंट्री ने यूज़ करी थी, फिर उनके बाद डेवलपिंग, देन फिर ये लो कंट्री लोगों को दी गई थी एड के रूप में। देन और यहाँ पर क्या होता है मोस्टली ये जो है अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, ये एग्जाम्पल है इसका, साउथ ऑफ द सहारा एंड अफ्रीका, जहाँ पर अभी भी लो इनकम कंट्रीज हैं जो कि लेस देन GNI $1135 अर्न करते हैं। और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस बहुत होगी, इंपोर्ट पे इनकी मोस्टली क्या होती है, इंपोर्ट करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे होती है। और यहाँ पर पॉवर्टी बहुत है, तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना है, अगर वी वांट टू इन्वेस्ट देयर तो क्या इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, ताकि उनकी पॉवर्टी को क्या कर सके, लाइक पॉवर्टी का पॉवर्टी भी है तो हम कैसे बेनिफिट उससे ले सकते हैं। मे बी आई थिंक ये तो यहाँ पर नेचुरल जो वहाँ पर रिसोर्सेज अनएक्सप्लोटेड है यही लोग ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं वहाँ पर। जैसे शेल आपकी कंपनी है और उसने साउथ अफ्रीका का बहुत सारा एरिया है जो कि ऑक्युपाइड कर रखा है, लगभग फॉरेस्ट एरिया का 80% उस कंपनी के पास है। तो देखो अब तो अगर हम हाँ यस सॉरी हाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट तो होंगी, बट इफ यू सी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो मतलब these are the features and out of this feature we have to see it is profitable to invest there or not। मतलब हमें तो ये देखना है ना इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। नाउ द सेकेंड वन इज लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जिससे भी आपने एग्जाम्पल दिया योर नेम हाँ, तो मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लो इनकम कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, वाई टू कैप्चर द नेचुरल रिसोर्सेज, सो वी कैन कंक्लूड कि कर सकते हैं, लेकिन वाई एडवांटेज तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो इनकम कंट्री में लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, देयर आर रीजन। हाँ टू अब है लोअर मिडिल इनकम कंट्री जो अर्न करती है 11362 4465। ये मतलब आपको लिखते वक्त ना ये आप वो नहीं हो सकते, जो मैंने लिखा है ना ये जितना लिखा है उतना ही रहना चाहिए, 37 38 नहीं हो सकता। कभी आपको कि इट इज़ ओके कि मैं 40 लिख दूँ 140, नो। ये GNI है जो कि जिन बेसिस पे बटी हुई हैं ये कंट्रीज़, कि अगर ये इतना GNI अर्न करती हैं तो ये लो इनकम इस बेसिस में अगर इतना अर्न करती है इनकी एनुअल इनकम, तो इस बेसिस पे है इनको डिवाइडेड कर रखा है, मतलब जितने भी 193 नेशंस हैं उनको डिवाइडेड कर रखा है। देयर इज अ 193 नेशन अकॉर्डिंग टू द UN। अब लोअर मिडिल इनकम क्या होंगी, यहाँ पर अर्ली स्टेज हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। यू नो दैट जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। सो लोअर मिडिल क्लास जो होंगी वहाँ पर अर्ली स्टेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का है और एक्सपेंशन है वहाँ पर कंज्यूमर मार्केट। इस वाले में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम इसी में स्टैंड करते हैं, हम अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री ही है। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, मोटिवेटेड लेबर, चीप लेबर भी है और मोटिवेटेड भी है। मैं यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन भी हाई है और क्या है, एजुकेशन भी है। कहीं ना कहीं इंडिया हैव गुड चीप लेबर एंड मोस्टली लाइक पीपल नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश विच इज़ नॉट और एंड फ्लुएंट इंग्लिश ऑल्सो, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकती है, तभी इतने BPO यहाँ पर है रन करते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है इनमें, मोस्टली क्या होंगी, कैपिटल इंटेंसिव होगी या लेबर इंटेंसिव होगी, लेबर इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी कैसी होगी, टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि जो दूसरी कंट्री कर चुकी है यूज वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी, लेटेस्ट तो नहीं होगी, मतलब जो बिल्कुल मॉडर्न आती है लेटेस्ट वैसे तो नहीं होगी, तो कैसी होगी, जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी होती है, मैच्योर्ड जो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो वाली होगी। और क्या होगा, यहाँ पर मोस्टली लेबर इंटेंसिव मार्केट रहती है और यहाँ पर इन्वेस्ट करना कैसे किस पर्पज से बेस्ट रहेगा, कंज्यूमर मार्केट को कैप्चर करने के लिए करते हैं। इंडिया में इंडिया इज वन ऑफ नाउ मार्केट है, एक तो कंज्यूमर्स बहुत है
पॉपुलेशन इतनी है, तो क्या मिलेंगे उनको कंज्यूमर्स, एक मार्केट शेयर बढ़ सकता है उनका। जैसे अगर हम कहें इंटरनेट के थ्रू, जैसे सोशल मीडिया, नाउ सोशल मीडिया की नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में कितने हैं, ज़्यादा ही है। मतलब अगर हम देखें तो हम हर जगह अगर देखें कहीं ना कहीं सेकंड और थर्ड पे स्टैंड करते हैं कंज्यूमर मार्केट में, ठीक है। देन अपर मिडल इनकम कंट्री, द नेक्स्ट वन इज अपर मिडल इनकम कंट्री। इनकी इनकम होती है इनकी इनकम होती है 44,662 13845। ये आपको ना, मतलब मैंने कहा ना इसको, यू हैव टू नीड टू लर्न इट। ये कौन सी कंट्री होती है, ये जो होती है एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होती, और अगर हम कह सकते हैं ये जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री होती है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है रादर देन टेक्नोलॉजी। दीज आर द फीचर्स। अगर हमें एग्रीकल्चर की कुछ चाहिए तो वी कैन टेक फ्रॉम द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ये जो होती है अपर मिडिल इनकम कंट्री जो होती हैं वो एग्रीकल्चर पे इतनी डिपेंडेंट नहीं होती। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि एग्रीकल्चर से दे आर शिफ्टिंग टू द इंडस्ट्री। जो अपर, ये जो हो रही है अपर मिडिल इनकम कंट्री, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। लिटरेसी रेट अच्छी होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, और दे फोकस ऑन द स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन फोकस करते हैं कि स्किल बेस्ड होगी तो क्या होगा, बंदा उसमें आगे निकल जाएगा। और दे वेजेस रेट यहाँ पर इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर मिडिल इनकम कंट्री। वेजेस थोड़े रेट हाई होते हैं। सो इट इज इट गुड टू इन्वेस्ट देयर फॉर द पर्पस ऑफ वेजेस, इन टर्म्स ऑफ वेजेस? नहीं, अगर लेबर के वेजेस, लेबर के हिसाब से देखें तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन अपर मिडिल इनकम कंट्री। हाँ, लेबर, अगर लेबर इंटेंसिव है तो इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन लोअर मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज चीप लेबर मिलेगी, एजुकेटेड भी। और अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो होते हैं एक्सपोर्ट बहुत हाई होते हैं, एक्सपोर्ट हाई होंगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाई होती है, which is not in the case of low income and low middle country. You can also write that research and development perspective इतना हाई नहीं है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी होती तो क्या वो लोअर और लो और इसमें होते नहीं होते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट। हमारी गवर्नमेंट ने भी 1 लाख करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या होगा, हम इनोवेशन कर लेंगे। हाँ, डिजिटलाइजेशन होगा, और इनोवेशन से क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, यहाँ अगर हम यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री यहाँ पर है तो वो यहाँ नहीं आ सकती, हमेशा यही रहेगी, ऐसा नहीं होता, ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। फिर देन होती है हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री में ऑयल रिच कंट्री एक्सक्लूडेड होती है। मतलब जो हाई इनकम तो बन रही है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनोवेशन, हमें ये ध्यान रखना है। अगर आप ये कहो कि गल्फ कंट्रीज जो होती हैं उन पे बहुत पैसा है, सो इज इट कंसिडर्ड टू बी हाई इनकम कंट्री? नो, दीज आर एक्सक्लूडेड। मतलब जो आपकी हाई इनकम कंट्री होगी, द नेक्स्ट वन इज हाई इनकम कंट्री विच इज अर्न मोर देन, ये 4 फैक्टर्स होते हैं कंट्री की, मोर देन अर्न करते हैं GNI। So these are called advanced country, first world economy। ये जो होती है आपकी हाई इकोनॉमिक कंट्री जो होती है, इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं और एडवांस कंट्री बोलते हैं। और रिच कंट्री मतलब जो ऑयल रिच कंट्री है उससे एक्सक्लूड होते हैं। अगर इन्हें ये हाई इनकम बनी है तो किस बेसिस पे बनी है, ये अपनी लॉजिकल इनोवेशन पे। सो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखना कि इफ दे आर high income country, so they are on the basis of their innovation, on the basis of their कि उन्होंने कितने अच्छे से क्या करा है, अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट करा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करी है on the basis of their skills, not कि उनके पास पहले से रिसोर्सेज थे। जैसे ऑयल रिसोर्सेज थे, अब जैसे जो भी कंट्री है, गल्फ कंट्री है, उनके पास रिसोर्सेज है पहले से, तभी वो क्या है, उनको एक एडवांटेज है। रिसोर्सेज हम पे भी थे लेकिन एक्सप्लॉइट हो गए, ठीक है। कहा जाता है कि जब फर्स्ट सेंचुरी थी तो 32% ट्रेड इंडिया करता था, उसमें 32%।
तो लाइक 30 to 40s में था, तो अगर वैसी ही चलती रहती है हमारी इकोनॉमी तो आज तो हम और ज़्यादा ग्रो करते। सो ये देखना पड़ेगा कि कौन से एस्पेक्ट में कौन सी कंट्री है और उस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है। ये जो कंट्री होगी हाई इनकम कंट्री, इसके फीचर क्या होते हैं? क्या यहाँ पर लेबर इंटेंसिव रहेगी, कैपिटल इंटेंसिव, और ये जो होती है अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू इस यहाँ तक पहुंची है। द मेन फोकस इज ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इनका मेन फीचर है। सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं और यहाँ पर डोमिनेशन होती है साइंटिस्ट की, ब्रेन ड्रेन नहीं होता है। तो देख रहे हो हमारी जो इंडियंस है वो सीईओ है इन कंपनी के, मोस्टली जो यूएस में कंपनीज हैं उनके सीईओ है। क्या इंडिया में नहीं बना सकते थे ऐसी कंपनी हो? एक तरीके से ब्रेन ड्रेन ही है, मतलब जो यहाँ का टॉप माइंड है वो वहाँ चला गया। अगर हम देखें जितनी भी टॉप मोस्ट सीईओ है वो सब ने क्या करा है, इंडिया से पढ़ाई की है मोस्टली, और क्या कर गए, नाउ दे आर लीडिंग द कंपनी। किसी को भी एग्जाम्पल ले लो। हाँ वही बहुत है अभी तो, माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो बहुत है एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं बना सकते थे वो कंपनी। द इन्वायरमेंट भी मैटर करता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर यहाँ पर कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ये जो होती है फोकस करते हैं स्किल्स पे, और यहाँ पर लेकिन क्या इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? प्रॉब्लम क्या होती है? अब आपने देखा होगा कि बहुत फोकस कर रहे हैं कार्बन इमिशन लेस करो, नेट कार्बन, ये सब चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन वन ऑफ द प्रॉब्लम है। जैसे पता ही आपको कि बहुत अभी रिसेंट में क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत मीटिंग्स रही है। क्लाइमेट चेंज के लिए दे आर प्रमोटिंग मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमें ये भी देखना है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कर दी लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? पॉल्यूशन वगैरह पे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये यहाँ पर जो कनाडा, और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जर्मनी, जापान और डेनमार्क, हाँ। इसके बाद ये जो थी मैंने आपको दो बेसिस बताए। फर्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम, सेकंड वन इज इनकम। एक इन्वायरमेंट आना ही आना आपको, एक दो इन्वायरमेंट, और उसका आपको पूरा एस्पेक्ट लिखने पड़ेंगे, ये सब एक एक एक्सप्लेन करके कि ये फीचर्स है। यहाँ पे इसने कतर भी दे रखा है, बट कतर तो ऑयल बेस है। ऑयल बेस है लेकिन मतलब ऑयल नॉट टोटली ऑन द बेसिस ऑफ, और भी कुछ होगा उनका। हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑयल ही करते होंगे, मे बी सम इनोवेशन, जैसे रिसोर्सेज है वहाँ पर, लेकिन कुछ इनोवेशन तो करी होगी इन्होंने। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, कुछ तो रीजन होंगे उसके पीछे। अगर हम इसको स्टडी करें, जैसे कतर ही आ रहा है, और भी तो गल्फ कंट्रीज हैं, वो क्यों नहीं आ रही? और भी तो गल्फ कंट्रीज है, वो क्यों नहीं आ रही इसमें? इसके बाद कुछ एक होती है बास्केट के, एक बोलते हैं हम बास्केट केस कंट्री। ये जो कंट्री होती है जी अनअट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लोग, अगर यहाँ इन्वेस्ट कर दिया दैट इज कॉल्ड द बास्केट केस। बास्केट केस इज अ कंट्री विच इज अनरियलिस्टिक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन point of view, where there is a lots of instability from the economic, political as well as social point of view. जैसे रवांडा, one of the example. और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? यहाँ पर सिविल वॉर ही रहती है। और कहाँ लग रहा है आपको? जैसे हाँ, ऐसे आप ये देखा होगा, आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि इजराइल के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत एक उनकी 1,30,000 अराउंड मिल रहा है, हमारे से बहुत लोगों को रिक्रूट किया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कि वहाँ पर लोग, अब पता है आपको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ पर वॉर चल रही है तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत लोग लेकर गए हैं, कुछ लाइक लैक्स में लेबर। और क्या एग्जांपल हो सकता है? बास्केट केस। बास्केट केस वो कंट्री होती है विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, where there is no many people like to invest there. Rwanda is one of the example, और इसके एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर सिविल वॉर ज़्यादा रहती है, वो बास्केट केस हो सकते हैं, जहाँ पर हमें पता है यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, पैसा हमारा कहीं ना कहीं डूबेगा। इसके बाद हम और क्या देखेंगे, और क्या क्या फैक्टर्स देखेंगे?
Location of population also. Location of population. You know that we are divided into the 7 continent. Which one is more populated? 10 most populated countries 57% वर्ल्ड इनकम बनाती हैं. हमें ये देखना है कि कैसी पॉपुलेशन को भी कैप्चर करें, कैसे अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज करें. जैसे अगर चाइना और इंडिया को ले लो तो कितना ज़्यादा कितने उसमें हो जाएगा. लाइक चाइना भी अराउंड 145 करोड़ ही है, इंडिया भी क्या है, मतलब हम भी लाइक 140, हमारा ज़्यादा इंडिया अब चाइना से ज़्यादा है हम. तो इन दोनों को मिलाए तो 250 करोड़ तो यहीं पर ही बन गए. और अगर उसकी इकोनॉमी को देखें, यूएस की वो 33 करोड़ है, दे टारगेटेड कि लाइक वो 100 करोड़ तक पहुंची. तो हमें ये भी देखना है फ्रॉम पॉपुलेशन एस्पेक्ट एज वेल कि वेयर देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट. हमें मार्केट शेयर कहाँ मिलेगा. जैसे इंडिया इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल कि यहाँ पर लोग अफोर्ड कर सकते हैं चीज, कंज्यूमर वाली चीज. हाँ, इसके बाद और 5 लार्जेस्ट अकाउंट करते हैं 37. जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो 37% वर्ल्ड पॉपुलेशन का आटा करते हैं. देन देयर इज फैक्टर्स. अब हम देखेंगे बिजनेस एंड इकोनॉमिक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं. ये सब ना आपको अगर आएगा तो आपको कैसे फ्रेम करना है आंसर मैं आपको ये बता रही हूँ. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको आ गया, सो हाउ यू नीड टू फ्रेम दिस, कि कैसे ही करोगे स्टेप बाय स्टेप. देन व्हाट आर द इंडिकेटर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट. आपने पता होगा कि आप कोई अगर आप हो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो आप क्या देखोगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. आप बताओ क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है. ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. फैक्टर्स, आई टोल्ड द फैक्टर्स. जैसे मैक्रो फैक्टर्स, इन्फ्लेशन, ऐसे ऐसे बताओ. जीडीपी, यस. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या क्या फैक्टर्स देखोगे बिफोर इन्वेस्टिंग. हाँ, क्या कंपटीशन, ओनली द सी द फैक्टर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. इकोनॉमिक्स तो पढ़ी है, क्या क्या फैक्टर्स देखोगी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्री. यस, एक्सचेंज रेट, यस, गुड. अभी सब डिस्कस करेंगे हम कि इन्फ्लेशन. सेकंड क्या, ठीक है, लेबर, ओके. और क्या क्या देखेंगे सोचो. यस, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इट इज ऑल्सो अंडर कम अंडर द. और सोचो 12th क्लास बीपीओ नहीं, वो नहीं देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट. हाँ, और क्या देखेंगे. इसमें फैक्टर्स आने हैं. जितनी भी फैक्टर्स हमने स्टडी की थी उनके बेसिस पे, हर एक बेसिस पे वी आर एनालाइजिंग कि इज दिस कंट्री इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पस और नॉट. सो आपने क्या बोला, पहला क्या बोला, दीज आर द फैक्टर्स. कुछ माइक्रो फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ मैक्रो. माइक्रो फैक्टर क्या होंगी, कंपटीशन जैसे माइक्रो में आएगा, सप्लायर वाला माइक्रो में आएगा, कंज्यूमर किस में आएगा, माइक्रो में आएगा. मैक्रो फैक्टर कौन से होंगी, जो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं. जैसे इन्फ्लेशन, फर्स्ट केस इज इन्फ्लेशन. Inflation is one of the example. Nowadays you can see in the Pakistan the rate of some basic things is very much at higher. वहाँ पर 1 kg मिल्क भी 250 से 300 मिल रहा है. अभी आपने पढ़ा होगा श्रीलंका में सिविल वॉर जब चल रही थी वहाँ पर बेसिक चीज़ 1 kg की जो पल्सेज है वो 500 से 600 थी. सो इज इट प्रॉफिटेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पस और नॉट. नो. आपने वेनेजुएला का एग्जाम्पल सुना होगा कि वहाँ पर इतनी इकोनॉमी डाउन होगी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा, मतलब एक ब्रेड अफोर्ड करना भी बहुत ज़्यादा महंगा था. जिम्बाब्वे, ठीक है, ये भी अच्छा एग्जांपल है. सो अगर हमें इन्वेस्ट करना है वी हैव टू सी कि इन्फ्लेशन रेट क्या है. एडवाइजेबल होता है 5 पॉइंट समथिंग से अगर अराउंड रहे तो इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट देयर. इफ इट इज़ मोर देन सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट की इन्वेस्ट देयर. नहीं तो क्या होगा अगर हमने इन्फ्लेशन वाली कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, क्या होगा, क्या होगा, मतलब क्या क्या लग सकता है आपको. देखो एक तो ना इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की स्टैंड जो पैसा है वो पहले से ही लोगों के पास क्या है, परचेजिंग पावर ही कम है. लोगों की परचेजिंग पावर कम है तो कैसे ही वो आपकी गुड्स को क्या करेंगे, हाँ, परचेज करेंगे. सो मार्केट इन्फ्लेशन इफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो. इन्फ्लेशन किसको इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन मतलब इंटरेस्ट रेट को भी इम्पैक्ट करते हैं.
इंटरेस्ट रेट क्या होंगी, इतनी अट्रैक्टिव नहीं होंगे। पता है आपको जो इकोनॉमी वर्क करती है ऐसे तो नहीं करती खुद के पैसे से वर्क करती है, दे हैव टू टेक द लोन। सो इन्फ्लेशन रेट जहाँ पर हाई होंगे वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं हाई होंगे। और अगर हाई होंगे तो क्या होगा, क्या वहाँ पर हमारे जो गुड बनेगी वो लोअर रेट पे बनेगी। हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या हम इन्फ्लेशन, क्या हम यही इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी बनेगी वो बहुत डियर बने, बहुत महंगे बने, हमें प्रॉफिट मार्जिन ना हो। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो तो हम क्या देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या हो, कम से कम हो, इंटरेस्ट रेट कम से कम हो, ताकि एडवाइजेबल हो कि मतलब वहां पर इन्वेस्ट कर सके। तो द फर्स्ट थिंग इज इन्फ्लेशन, सेकेंड इज बीओपी। ऐसा नहीं है किसी कंट्री, अब देखो बीओपी पता है आपको, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ग्रेटर होंगे हमारी एक्सपोर्ट से। अगर हमारी इंपोर्ट ग्रेटर एक्सपोर्ट से तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में होगा, और नेगेटिव होगा तो करेंसी इंस्टेबिलिटी होगी। और यू नो दैट इन इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी वी आर नॉट डूइंग ट्रेड इन आर करेंसी। अगर हम दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी मैटर करती है, ठीक है। तो अगर हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं डोमेस्टिक में, तो बीओपी इज नॉट गुड, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो एक फैक्टर ही नहीं रहेगा अगर हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिक में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही इंटरनेशनली कर रहे हैं तो बीओपी मैटर करता है। किस ऐसी कंट्री में जिसका नेगेटिव बीओपी हो वहाँ इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी जो एक्सचेंज रेट होगा वो बहुत क्या होगा, इनस्टेबल होगा। और जो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरा चेंज होकर कहाँ जाएगा, पैसा करेंसी में तो चेंज होकर जाएगा। आपको पैसा भी यहाँ पर उसको टैक्स भी पे करना है, टैक्स नहीं आएंगे, टैक्स रेट नहीं आता क्या, देखो टैक्स रेट भी निकल गया इससे। टैक्स रेट इज ऑल्सो भी, नेक्स्ट वन इज टैक्स रेट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो गया, कुछ होता है ना कि फॉरेन कंपनी को इतना टैक्स रेट देना ही पड़ेगा। अगर इफ द गवर्नमेंट इज चार्जिंग मोर टैक्स रेट तो वहां पर जाना एडवाइजेबल होगा, नहीं होगा। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ थिंग ऑल्सो, export duties, yes. So these are all come under the economic indicators. These are the indicators. You can explain 7 or 8 indicators if it is come in the economic. तो पहले तो like अगर आपको फ्रेम करना है, पहले तो एक वो समझा दिया, जो पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया था वो 3 समझा दिए, कैपिटलिस्टिक कमांड, देन जो भी मैंने आपको हाई इनकम कंट्रीज बताए थे, देन इंडिकेटर्स एंड हाउ इट इम्पैक्टेड द इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे ऐसे समझा के कुछ नहीं होगा, टैक्स रेट समझा दिया आपने तो क्या हो गया, टैक्स रेट फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि दैट हाउ द टैक्स रेट इम्पैक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। इफ द टैक्स रेट इज लो, इट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट देयर, यस, बिकॉज टैक्स रेट इज लो, सो हमारी जो वो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो भी क्या होगा, चीपर ही बनेगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यस, परचेजिंग पावर ऑल्सो, दैट इज कम अंडर द इनकम, वो इनकम में ही आ गया। अगर हम देखें जो भी हम डिस्कस, जैसे आप बोल रहे थे वो उसमें आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है टैक्स रेट के अलावा, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है वहां की कंट्री की, इंटरेस्ट रेट एंड 3 और बताओ, एक्सचेंज रेट ऑल्सो, economic transaction also, economic transaction means if you know that our आपने पढ़ा देखा होगा यूएसएसआर फर्स्टली जो था कमांड इकोनॉमी था, आफ्टर कोल्ड वॉर इज चेंज इनटू द लाइक सोशलिस्ट था वो पहले ही, लेकिन चेंज हो गया ना, वो कैपिटलिस्टिक में चेंज हो गया, तो इसी ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिफोर द कोल्ड वॉर वो क्या थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी यूएसएसआर, वो बाद में क्या हो गई, उन्होंने चेंज कर लिया। फ्रॉम चेंज दैट इज ऑल्सो भी आपने पढ़ा होगा इसको कोल्ड वॉर में,
देखना नहीं पड़ा तो। और अपॉर्चुनिटी टू एमएनसी, इन्वेस्टमेंट कितना अपॉर्चुनिटी है एमएनसी के लिए इन्वेस्ट करना, ये भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है। जैसे कोका कोला 1950s में आई थी हमारे यहाँ पर, 1977 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कह दिया जाओ, फिर 1990s में उन्होंने कहा एलपीजी हो गया, फिर कह दिया आ जाओ। तो ये भी देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी कितनी है हमारे लिए। और सोशल इशू ऑल्सो, सोशल इशू मीन्स गैप इन इनकम कितना है। जैसे अगर हम देखें पुअर है तो बहुत पुअर है, जैसे हमारे यहाँ पर देखिए इंडिया में गैप है, देर आर ओनली फ्यू पीपल दोज आर वेरी रिच। अगर हम देखें अपनी पॉपुलेशन का बहुत कम क्या है, रिच है। तो सोशल इशू इज वन, भी आप लिख सकते हो। सोशल इशू में आप क्या देखोगी, गैप इन इनकम, पॉवर्टी, चाइल्ड केयर, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब भी। और द लेवल ऑफ एजुकेशन, द लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन बहुत कुछ कर सकता है। और वहाँ पर और कैसी वहाँ पर एजुकेशन क्या स्किल है, ये भी देखना है, सब सोशल इशू में आएगा। ये सब जो था आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सारे फैक्टर्स थे, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करना है, इन्वेस्ट, मतलब आपको पढ़ना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंट्री एडवाइजेबल है इन्वेस्ट करना है नहीं। देन नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हाँ केस स्टडी होगी अभी। देखो द इल्यूजन, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने पता होगा महाभारत में, महाभारत जब था तो धृतराष्ट्र को मतलब एक कोई बंदा था संजय, वो सब कुछ बता रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या वो दिव्य दृष्टि जो थी वो एक वन ऑफ द एग्जांपल नहीं था टेक्नोलॉजी का? मतलब अगर हम देखें कि इल्यूजन, अब पहले वाली चीज तो कैसे लग रहा है, इल्यूजन नहीं था पहले कि अगर हमने क्लिक करा हमें कुछ भी हमारे यहाँ पर आ गया। तो इल्यूजन जैसी चीज है जो पॉसिबल हुई है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुई है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही। जो पहला इल्यूजन था कि वो तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो दिव्य दृष्टि कैन नॉट बी वर्क हियर, बट द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू वो चीज वर्क कर सकती है। अब हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर। अगर हमें कोई कनाडा में बैठा बंदे से कनेक्ट करना है, सो वी कैन थ्रू विच, मतलब किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जितने भी इल्यूजन पॉसिबल हो पाए हैं दैट इज ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। इल्यूजन लाइक क्लिकिंग द माउस और आपको कहीं भी आपके डोर स्टेप पे कोई चीज मिल जाए, ये पॉसिबल कैसे हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। और ऐसी चीज की आप जो अभी क्लास चल रही है ये घर बैठा बंदा भी देख रहा है, किसकी वजह से पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि ये लाइव चल रही है, ठीक है। तो ये सब क्यों पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये जितनी भी चीजें, दीज ऑल कम अंडर द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड लाइक अगर हम पहले देखते होंगे नारद मुनि जो थी वो वर्ल्ड का मतलब कहीं भी चक्कर लगा देते थे। इज इट मतलब पॉसिबल है अभी भी? यस, नासा कुछ ऐसे ही सोच रहा है कि वर्ल्ड का चक्कर लगा के आ सकते हैं, कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे हैं वो। सो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं सारे, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत इन्फ्लुएंस करती है। सो फर्स्ट एस्पेक्ट होगा इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जो सब पहले इल्यूजन्स थे, दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल बहुत इंपैक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, व्हाट वी लीव, जहाँ पर हम क्या खा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कुकर वगैरह, हम क्या पी रहे हैं, फिल्टर वाटर, ये एग्जांपल है। हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी में आता है। तो इन्फ्लुएंस कितना है टेक्नोलॉजी का, अगर देखो कितना इन्फ्लुएंस है, जहाँ मतलब हम कैसे रह रहे हैं वहां पर भी इन्फ्लुएंस करती है, हम क्या खा रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती है। आप पहले की तरह तो ऐसे नहीं करते ना, लकड़ी लाओ जलाते हो, नहीं होता ऐसा। तो टेक्नोलॉजी का कितना इन्फ्लुएंस है कि जो हम खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कुछ लाइक ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए मैंने
कुछ करा, या आप जो कर रहे हो, या हम जैसे सीलिंग हो रही है, या हम कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सब किसके वजह से ही है? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड अ लॉट। सब चीज में हमें क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट, अब हम देखते हैं कि फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल पर्पस वेयर इज प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट और नॉट, कहाँ इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा और कहाँ नहीं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, कोई 2-3 कंट्री बताओ विच इज वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जर्मन जो है ना, जर्मन अपना 50% प्रोडक्ट इनोवेशन पे इन्वेस्ट करता है और 50 इन्वेस्ट करता है प्रोसेस इनोवेशन पे। भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 2-3 कंट्री का, तो आप उससे समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो कितना आगे है। जर्मन अपना 50% इन्वेस्ट करता है अपना प्रोडक्ट पे और 50% इन्वेस्ट करता है प्रोसेस पे। जापान 30% इन्वेस्ट करता है प्रोडक्ट पे और 70% करता है प्रोसेस पे। 30% किस पे कर रहा है? प्रोडक्ट पे, और 70% प्रोसेस पे। यूएसए 70% प्रोडक्ट पे कर रहा है, 30% प्रोसेस पे कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें जापानीज ज़्यादा क्या होते हैं, जापानीज क्या होते हैं, ज़्यादा ऑटोमोबाइल की सेक्टर में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। हर ऑलमोस्ट देखे जाए तो हर फैक्टर में जापानीज ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव है। सो जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोसेस में, जो ज़्यादा क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोसेस इनोवेशन में, दोज आर मोर कॉम्पिटिटिव। सो आउट ऑफ, मतलब हमने जितना भी पढ़ा कि एग्जांपल्स देखे डिफरेंट कंट्री में, जितना जो कंट्री ज़्यादा प्रोसेस में इनोवेट कर रही है वो ज़्यादा क्या होती है? प्रॉफिटेबल होती है। जैसे इंडिया ने सेमीकंडक्टर की अभी लाइक पिछले वीक ही मोदी जी ने सेमीकंडक्टर ये सोचा कि हमने फर्स्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी उसमें पार्ट नहीं बने हम, सेकंड में भी नहीं बने हम, तो थर्ड जो सेमीकंडक्टर की आएगी उसमें तो पार्ट बन सकते हैं हम। विकसित भारत का जो सपना था वो पूरा हो सकता है। उन्होंने सेमीकंडक्टर धोलावीरा में और असम में फैक्ट्री लगाई है कि आगे जो फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर चिप्स का है। हर एक चीज में सेमीकंडक्टर यूज होगा, एआई का जमाना रहेगा आगे, सो उसमें सेमीकंडक्टर की जरूरत होगी। हाँ, तो इस वजह से जो फैक्ट्रीज लगाई है वो धोलावीरा में और गुजरात में लगाई है। क्यों लगाई है? टेक्नोलॉजी को ही ध्यान में रखते हुए कि हम बन सकते थे डेवलप्ड फर्स्ट में, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते थे बन सकते थे। सेकंड सोशल मीडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सोशल मीडिया का दौर आया था, वो भी हमारे हाथ में नहीं था, मतलब वो भी हमने इन्वेंट नहीं करा। जितनी भी है यूएस वगैरह आज जितनी डेवलप है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया क्या करा है? डेवलप करा है। इंटरनेट क्या करा है? डेवलप करा है। तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसका पार्ट नहीं थी हम, सेकंड का नहीं थे, थर्ड का सेमीकंडक्टर उसका पार्ट हम बन सकते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्ट करें। देन टेक्नोलॉजिकल, थर्ड फैक्टर होता है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है कोई कंट्री, उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक, मतलब जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी अच्छी। जैसे जापान, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन पे रिसोर्सेज अच्छे हैं क्या? जापान पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन तब भी वो क्या है? डेवलप्ड है, डेवलप कंट्री है। इंडिया पे रिसोर्सेज है हम पे रिसोर्सेज, अगर देखा जाए क्या हम डेवलप्ड है? नहीं है। क्यों नहीं डेवलप्ड? हम नहीं है, हमारे में लाइक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन नहीं है इतने, मतलब लेबर इंटेंसिव है लेकिन तब भी टेक्नोलॉजिकल नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल जो होता है उससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। डेवलपिंग कंट्री जितनी भी है वो क्या यूज करती है? टेक्नोलॉजी अपने डेवलपमेंट के लिए। टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, समझ आ गया ना एक वर्ड जो क्या आपको लिखना है यहाँ पर? यू कैन राइट लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जितना आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उतना ही डेवलप होगा। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। नेशन डेवलप व्हेन दे ट्रांसलेट। नेशन, कोई भी नेशन तब डेवलप होता है जब वो ट्रांसलेट करते हैं अपनी
साइंस को टेक्नोलॉजी में और उसको इनोवेशन में। कोई भी कंट्री इनोवेशन के थ्रू क्या कर सकती है, कॉम्पिटिटिव बन सकती है। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ ऐसे क्रिएट करना जो एंटायरली न्यू हो। कि इंटरनेशनल कंपटीशन किस बेसिस पे, इनोवेशन के बेसिस पे। साइंस को अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करना और टेक्नोलॉजी को इनोवेशन में चेंज करना। इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एंटायरली न्यू। जैसे जापान इनोवेट, मतलब हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं। जापान किस पे फोकस करता है, ऑटोमोबाइल पे, स्टील पे, टेलीकम्युनिकेशन पे। वाइल जर्मनी किस पे करता है, केमिकल्स पे और इंजीनियरिंग पे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे, मशीन टूल्स पे। कुछ कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दे रही हूँ मैं जो फोकस करते हैं उन्हीं एस्पेक्ट में और उसमें बेस्ट होते हैं, ठीक है। और इटली किस में करता है, टेक्सटाइल एंड लेदर में। तो आपको ये देखना है कि कोई कंट्री किस एस्पेक्ट से टेक्नोलॉजिकल क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उस पर, तो वहां पर वो चीज इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर हम देखें हम किस बेसिस पे हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एग्रीकल्चर, स्पाइसेस के लिए तो थे, और क्या हो सकता है मैं यहाँ पर, हाँ लेबर तो ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी का देखें तो टेक्सटाइल्स हमारा, हाँ कॉटन लाइक वो तभी तो, हाँ मसलिन, और आईटी भी हो रहा है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जापान इनोवेशन हो गया ऑटोमोबाइल की, स्टील की, टेलीकम्युनिकेशन की। जर्मनी किस में हो गया, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग। फ्रांस आपको पता है कि बहुत अच्छी कम रेट पे वो बना देते हैं जेट वगैरह। रशिया भी इस चीज में, हाँ इवन इसराइल ऑल्सो। इसराइल भी वन ऑफ द बेस्ट था उसका सिस्टम कि वो क्या करते हैं इतने सारे अपने मतलब जो उनकी दुश्मन कंट्री के बीच भी रह के अपने आप को सेफ रखना। तो जो उनका सिस्टम था वहाँ का अपने आप को सेफ रखना, डिफेंस वाला में बेस्ट थे। तो किसी न किसी में बेस्ट होना, टेक्नोलॉजी बेस्ट होना, वो आपको देखना है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनेगी। इसके बाद स्कैनिंग टेक्नोलॉजिकल एज इनोवेशन। और पता है देखो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जब कोई कंट्री अब हमें ट्रांसफर करना है, अगर अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, हमें ये देखना है वो किस एस्पेक्ट पे है इस वक्त। जैसे कि इंडिया है तो हमें देखना पड़ेगा किस एस्पेक्ट पे है, क्या ये हमसे ज़्यादा इनोवेटिव है, हमसे ज़्यादा कम इनोवेटिव है। इंटरनेशनल मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हमें इन्वेस्ट करना है दूसरी कंट्री में, हमें ये देखना है अगर वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है या हमसे कम टेक्नोलॉजी में है, ताकि उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हुई तो फिर तो मतलब हमें दिख रहा है कि हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल ही नहीं है। और अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है तो वो कौन सी चीज़ें इन्वेस्ट करना चाहेगी हमारे लिए, टेक्नोलॉजी में जो ऑलरेडी यूज्ड है। पहले जो भी कोई नई चीज़ आती है वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद जो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी होती हैं चीज़ें वो आगे जाती हैं। हाँ, कंपनी टेक फैमिलियर प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी जो होती है ना जो ट्रांसफर कर रही है टेक्नोलॉजी, तो वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर देते। वो कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, जो ऑलरेडी उनकी होम कंट्री में जो क्या होता है फैमिलियर होता है, वहाँ से ऑलरेडी यूज हो चुका होता है। दूसरी कंट्री में जो मिडिल लो इनकम कंट्री में होते हैं उसे वो ट्रांसफर करता है, नॉट द लेटेस्ट वन, ठीक है। इसके बाद और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जैसे अब आपने देखा एप्पल यहाँ के प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सैम्पलिंग हो रहे हैं। इनोवेशन तो है, इनोवेशन को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। आपने जो इनोवेशन करी है उसको प्रोटेक्ट करना कैसे होगा, अगर हम टेक्नोलॉजिकल हमें दूसरी कंट्री में दे रहे हैं तो आप कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, पेटेंट करवा के, पेटेंट के थ्रू कर सकते हो। आप दूसरी जगह इन्वेस्ट तो कर रहे हो, आपको देखना है कि वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो यूएसपी है वो भी क्या हो, खत्म ना हो जाए। कि ऐसा ना हो कि दूसरी कंपनी क्या कर ले उस यूएसपी को कॉपी कर ले, ऐसा भी नहीं करना। तो टेक्नोलॉजिकल अगर आपको दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना भी है तो क्या, चाइना में कॉपीराइट को मानते हैं, हाँ सब बनाते हैं, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी बेस्ड
वहाँ पर नहीं होती ना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, रिवर्स नहीं कर सकते। यही तो देखना है हमें, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम ये तो देखना है कि हमें दूसरी जगह टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करनी है, तो कैसे कौन सी चीज़ें करनी है, तो वहाँ पर कौन सा ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी कि जो कि बहुत ही अच्छी इनोवेटेड हो। असेंबलिंग ही मोस्टली रहती हैं, असेंबलिंग वाली चीज़ ही रहती है जो कि लेबर इंटेंसिव होती हैं ज़्यादातर। हाँ, तो हमें स्कैन करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सेकंड, हमें ये देखना पड़ेगा सामने वाली कहाँ कंट्री स्टैंड करती है। हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या देखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिटेबल हमारे लिए रहेगा या नहीं। टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी पड़ेगी हमें। अगर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेबल नहीं है तो दूसरी कंट्री में जाओ जहाँ पर जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो वर्क कर सके। जैसे अगर हमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है, आपको पता होगा हमारे जो ऐप बना था कोरोना वाला जो था, या हमारे बहुत ऐप थे जो कि दूसरी कंट्री ने, कौन सा ऐप था वो जो कोरोना वैक्सीन के लिए ऐप था, आरोग्य सेतु। हाँ, बहुत कंट्री ने लिया था, मतलब उनको लगा कि ये तो बहुत ही ऐसा हो गया, ऐप बना दिया इन्होंने, मतलब ये तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि जो बाकी कंट्री थी वो तो पर्चियों पे कर रहे थे वर्क, पर्चियों पे, और उनको लगा कि इंडिया ने ऐसे करा है तो उन्होंने इस चीज़ को लिया, ठीक है, अडॉप्ट किया। तो हमें देखना है जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारे लिए कंपेटेबल है भी या नहीं, यूजफुल है भी या नहीं। यूजफुल है तभी अडॉप्ट करो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट टू अडॉप्ट दैट। स्टडी करना पड़ेगा हमें होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसी भी। जैसे कि अगर अब लग रहा है कोई चाइना की कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेगी, कोई चाइना कंट्री, जैसे देखा हमने ऑलमोस्ट चाइनीज ऐप क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट कंट्री के साथ, जो वहाँ की जो होस्ट कंट्री है उसकी गवर्नमेंट के साथ हमारी गुड रिलेशन है भी या नहीं। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करते वक्त हमें स्टडी करना पड़ता है। पहली लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखना, सेकंड लेवल ऑफ इंडस्ट्री देखना कि कौन सी इंडस्ट्री में करना है, थर्ड कि कंपिटेबल है या नहीं, फोर्थ स्टडी कंपिटेबिलिटी स्टडी करना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखना वहाँ की लोगों का, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि वैसे पहले यहाँ के लोग ऐसे थे कि हम हाथ से काम करेंगे, अब तो थोड़े ऐसे हो गए हैं, नहीं तो वुमेन्स भी ऐसे थे कि हाथ से काम करना सही रही है, सही होना होता है, ये क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, वो पहले, अब धीरे धीरे हो रहा है लोगों को कि हाँ यूज़ कर लेना चाहिए, ऐसे जो लेजी हो गए लोग हमारे जैसे, अब तो ठीक है। लेकिन हमारी मम्मी को दे दो तो वैसे कि क्या ये कैसे पोछा लगाने वाली चीज़ें आ गई हैं, वो इतना टेक्नोलॉजी से ही नहीं थे। लेकिन यही अगर हम वहाँ पर जाए अमेरिका में, वो ऐसे होंगे वाओ। तो हमें ये भी स्टडी करना है वहाँ के लोग कैसे हैं, और स्टडी द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑल्सो। इसके बाद सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इसके बाद थोड़ा सा करवा के केस स्टडी, थोड़ा ही होगा बस 5-10 मिनट का, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। पता है इसमें आप जितना ना एग्जाम्पल दोगे ना उतना ही ज़्यादा फायदा है। जस्ट राइट डाउन, मतलब जस्ट थियरी लिखना इज नॉट इनफ। इफ यू गिव द मोर एंड मोर रेलिवेंट एग्जाम्पल कनेक्टेड विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो और ज़्यादा सही रहेगा। मतलब कोई पढ़ना चाहेगा तो वो क्या पढ़ना चाहेगा, क्या आपकी स्क्रिप्ट दूसरी स्क्रिप्ट से डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल अगर आपने स्टडी कर रखा है, मतलब आप दिखना चाहिए ना कि आपने कितना स्टडी कर रखा है, आपके पास कितने लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। Social and cultural environment is very much impact as the economic and technological environment. And under the social and culture, the attitude of the people, religion, family, education, ethics, human relation, social responsibility, these all come. क्या क्या आता है? People of the work, family कैसी है, religion कैसा है। अगर हम कुछ दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, so we have to see the social and cultural environment aspects also, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकल भी सही है, इकोनॉमिक भी सही है, लेकिन अगर कल्चर नहीं पढ़ा हमने तो क्या होगा, सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो कल्चर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या होता है, मैंने बोला कल्चर, तो व्हाट इज कल्चर? ठीक है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द जोग्राफिकल रीजन, मतलब एक जोग्राफिकल रीजन होता है, उसका एक क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
ठीक है, सेट ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड वैल्यूज है, क्या है ये, सेट ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड वैल्यूज, ये एक वे है जिससे लोग एक थिंकिंग पैटर्न बनता है उनका। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो कहीं ना कहीं आपका थिंकिंग पैटर्न भी किससे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। आपकी कंज्यूमर जो आपकी हैबिट्स होंगी वो भी क्या करेंगी, इम्पैक्ट करेगी। ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ना आपका पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किससे पास होता है, जनरेशन टू जनरेशन। और ये नॉर्म, कस्टम्स एंड वैल्यूज होते हैं। मतलब केस स्टडी आपने भेज दी, ठीक है। तो पहला क्या देखना है हमें, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, दैट कॉल्ड पर्सपेक्टिव। जैसे कि कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज एक्सेप्टेबल इन वेस्ट, कि हाँ वेस्ट में तो ऐसा होता है कंजम्पशन करना चाहिए एल्कोहल का। क्या यही मुस्लिम कंट्रीज में सही है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। लाइक वहाँ पर सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडिया में है एक्सेप्टेबल पीते, लेकिन सोशली तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है काइंड ऑफ बिहेवियर विच इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी और नॉट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज एक्सेप्टेबल इन वेस्ट, तो वहाँ पर जो भी आपकी एल्कोहल ड्रिंक होगी वो ज़्यादा क्या हो सकती है, सही हो सकती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा मेरा बिजनेस क्या है, मेरा अल्कोहल का बिजनेस है, ओके, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट, मतलब मैं कहाँ लगाऊं कि जहाँ पर मेरा क्या होगा, मुझे रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो। तो आप कहोगे वेस्ट इज अ गुड मार्केट, ठीक है वहाँ लगाना चाहिए, होता है, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी होता है कि यहाँ बन रही है, बाहर क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, बनती है यहाँ पर भी, पता है आपको, बट नॉट सोशली अनएक्सेप्टेबल इन इंडिया एंड सोशली एंड लीगली भी अनएक्सेप्टेबल है किसमें, सऊदी अरब में। और स्मोकिंग कहाँ नहीं एक्सेप्टेबल, थोड़ा ना स्मोकिंग लाइक यूएसए में थोड़ा अनएक्सेप्टेबल जैसा है। इसके बाद सोशली शेयर्ड, पर्सपेक्टिव समझ आ गया ना। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, बिहेवियर विच इज अडेप्टेड बाय द सोसाइटी। कल्चर इज बेस्ड ऑन सोशल इंटरैक्शन एंड क्रिएशन। कल्चर जो होता है ना वो ना सोशल इंटरैक्शन से और एक सोसाइटी के बिलीफ से बनता है। जैसे पिछले ना आपने देखा होगा, पहले लोग चाइल्ड मैरिज कर देते थे, 12-13 साल की लड़कियों की शादी कर देते थे, कि वो ऐसा होता था, मानते थे कि लड़कियां जो होंगी अपनी मतलब शादी हो जाए सेफ रहेंगी, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो ऐसे सोसाइटी में क्या था, बिलीव था। एक्चुअली ऐसा था नहीं होगा। सोसाइटी में एक बिलीव जो होता है वो आपका सोशली शेयर्ड बोलते हैं, कि जो सब लोग क्या करते हैं वो उस बिलीव को शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड लेबर बिफोर द 19th सेंचुरी क्यों होती थी, कि प्रोटेक्ट करना गर्ल्स को, वो नहीं था, बस ये था कि गर्ल्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस वजह से ना चाइल्ड मैरिज कर देनी चाहिए, कि लड़कियां बिगड़ना चाहे तो इस वजह से उनकी चाइल्ड मैरिज कर दो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द गर्ल। तो वो जो सब लोगों को ऐसा लगता था सोशली बिलीफ वाली चीज़ थी वो। और जैसे चाइनीज़ जो लोग होते हैं ना वो प्रेफर करते हैं कि उनके डॉटर के जो पैर है वो थोड़े छोटे हो, तो वो ऐसा बिलीव करते हैं। मैंने कहा ना एग्जाम्पल्स जितना कनेक्ट करोगी वो चीज़। और सिख वगैरह जो थे टर्बन्स और नाइव्स पहनते थे, क्यों, मतलब उनको ना ऐसा था कि कोई ना इन्वेडर ना आ जाए और हम पे हमला ना कर दे। ये एक वन ऑफ द बिलीफ था जो सोशली शेयर्ड होता था, ठीक है। इसके बाद लर्न, देखो इसमें दो चीज आती हैं, सोशलाइजेशन, इसमें दो चीज आएंगी, सोशलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन। लर्न में दो चीजें हैं, देखो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमने वो चीज़ें क्या करी, हम जैसे से बड़े हुए वो चीज़ ऑब्जर्व करी अपने अंदर, वो चीज़ ऑब्जर्व करी, वो चीज़ लर्न करी, वो होता है सोशलाइजेशन। कि हम जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं वहाँ की चीज़ें हमने क्या करी, अडॉप्ट की, वहाँ की चीज़ हमने लर्न करी, उस कल्चर को अगर हमने लर्न करा तो वो क्या होगा, सोशलाइजेशन। एक्सक्लाइजेशन का मतलब क्या होगा कि उस वो चीज़ सीख लेना जो हमारे कल्चर में है ही नहीं, वो होता है एक्चुअलाइजेशन। जैसे कि जो हमने करा है वो एक्चुअलाइजेशन ही हुआ है। मतलब अगर हम देखें
मतलब जो पिज़्ज़ा और जो बर्गर थे हमें पसंद आने लग गए, मोमोज, क्या ये हमारे कल्चर थे? क्या था हमारा कल्चर? हाँ लाइक वड़ा पाव, दाल चावल सब्जी, घर का बना हुआ खाना, हाँ वो चीज़ था। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारा वेस्टर्न कल्चर पे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, तो क्या हो गया, हमारा सोशलाइजेशन हुआ है या एक्सटरलाइजेशन हुआ है? सोशलाइजेशन तो हुआ है, मतलब जिस कल्चर में हम रहते हैं वही सीखना, इसे सोशलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटरलाइजेशन बोलते हैं कि उस कल्चर का सीख लेना जिस कल्चर से हम बिलोंग ही नहीं करते। तो उस कल्चर की जब हमारे अंदर हैबिट्स आती है वो एक्सटरलाइजेशन होती है, और ये जो होती है ये इम्पैक्ट करती है कि कहीं ना कहीं हैबिट्स को। हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंट्री में कितना एक्सटरलाइजेशन हुआ है। सोशलाइजेशन क्या देख के फायदा, वो तो सीखेगा ही बंदा, जिस सोसाइटी में रह रहा है वो तो सीखेगा ही सीखेगा। हमें क्या देखना है, एक्सटरलाइजेशन, कि अगर हम जाएंगे दूसरी कंट्री में तो हमारे कल्चर अडॉप्ट करने में कितना ईजी रहेगा। जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर इजीली अडेप्ट कर लिया हमने, और जैसे हमारा जो डोसा है वो बहुत पसंद किया जाता है, डोसा हो गया, और हमारी जो वैसे में रसमलाई है, ऐसे मैं न्यूज़ में पढ़ी थी कि रसमलाई को नंबर 1 अवार्ड मिला है कि पूरा स्वीट में, डेजर्ट में, तो अडॉप्ट ही कराई है। तो एक तरीके से कि जो बाहर के लोग हैं उनको चीज़ पसंद आई है, तो ये क्या होगा, एक्चुअलाइजेशन में। इसके बाद डायनामिक्स, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। डायनामिक्स का मतलब आता है कल्चर जो होता है वो चेंज होते रहता है। कल्चर ऐसा नहीं है कि एक आइडिया हमेशा रहेगा, कल्चर कीप्स चेंजिंग। जैसे कि पहले की, अब आज का यूथ क्या है, स्लिम दिखना चाहता है। ऐसा होता है ना कि स्लिम रहो तो ऐसे रहोगे यंगर कहीं ना कहीं, और थोड़े से मतलब मोटे हो जाओगे तो वैसे लग जाएगा कि उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो पॉइंट ऑफ व्यू पहले बदलना, पहले ऐसा नहीं था, पहला उल्टा था। पहले ऐसे था ना कि लाइक मोटे खाते पीते घर के हैं, ऐसे कहते थे कि मोटे है तो क्या है, खाते पीते घर के हैं, ऐसा एक ताना दे देते थे, हम तो खाते पीते घर के हैं, मोटे हैं तो वो चीज़ पहले वाली चीज़, मतलब कहीं ना कहीं कल्चर पहले से लेके अब तक बदला है। अब जैसे इंडियन हाउसवाइफ ऐसे कभी भी बाहर जाना खा के, मतलब बाहर खाना प्रेफर नहीं करती थी, मोस्टली ऐसा होता था घर में खा लो। जैसे इंडियन हाउसवाइफ नेवर अलाउड हर फैमिली मेंबर्स टू गो टू ईट आउटसाइड इन होटल्स, बट नाउ खुद ही कहेंगी कि लाइक चलो पहले नहीं ऐसे होता था कि, अब तो ऐसे कि मतलब अगर हमारी जनरेशन और हमारे ऐसे और आगे बढ़ गई तो वो तो यही होगा, जोमेटो कर लो, स्विगी कर लो। हाँ, लेकिन ये अगर हम यही अपनी मतलब ग्रैंड मदर पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी मदर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वो नहीं था पहले ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ है, डायनामिक हुआ है, चेंज हुआ है, जो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इसके बाद हैबिट, कल्चर एंड हैबिट। कल्चर ना हैबिट भी बन जाता है कहीं ना कहीं, कल्चर, हैबिट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। कैसे देखना है हमें, जैसे ड्रेसिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, कंजम्पशन हैबिट, ये सब जो होता है कल्चर इम्पैक्ट करता है। जैसे हिंदू कल्चर से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको बीफ नहीं खाना, मतलब अगर आपने बीफ खा लिया तो दैट इज सीन, पाप है बिल्कुल। मतलब अगर ऐसे कि आपने ट्यूसडे को अगर वो खा लिया तो क्या हो गया, मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने पाप चढ़ गया एक तरीके से। तो जिस कल्चर में आप बिलोंग करते हो, आपकी ड्रेसिंग हैबिट, आपका लिविंग स्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट, कंजम्पशन हैबिट सब इम्पैक्ट करती है। तो सब चीज़ क्या करती है, आपकी कल्चर हैबिट से इम्पैक्ट करती है। आपको ये देखना है आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, उस हिसाब से आपकी कंजम्पशन हैबिट बनेगी। जैसे कि इंडियन कंज्यूम नहीं करते बीफ, और उन पाप माना जाता है। चाइनीज़ ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बातें नहीं, जैसे चाइनीज़ ना फिश ईट करते हैं, फिश का स्टमक और बर्ड का नेस्ट। और पता है तुम्हें, मतलब आप लोगों को, कि कोरोना वायरस क्यों आया हाँ वो भी एक वो है। और जापानीज अनकुक्ड सी फूड खा लेते हैं, मतलब अनकुक्ड सी फूड खा लेते हैं, तो उनके कल्चर में ऐसा है। तभी उनको अगर हमें कोई अनकुक्ड सी फूड ला के दे देंगे क्या है ये, लेकिन वहाँ का ऐसा है, वाह ठीक है। और जो वो होते हैं इराकीज लोग होते हैं, वो सॉल्टेड स्नेक, मतलब लोकस्ट और स्नेक खाना भी पसंद करते हैं ड्रिंकिंग के।
जहाँ तक मैंने स्टडी करा था, तो वो ऐसे थी कि ड्रिंक करते वक्त दे लाइक टू ईट द स्नेक ड्राइड ऑल्सो। और यही चीज़ हमारे यहाँ पर हो तो हमें कैसा लगेगा, वो चीज़ हमें बहुत ही अजीब लगेगी। तो कल्चर इम्पैक्ट करता है। फ्रेंच जो होते हैं वो स्नेल्स खा लेते हैं, स्नेल्स भी खा लेते हैं। अमेरिकन जो होते हैं वो नॉन वेज फूड प्रेफर करते हैं, वाइल इंडियंस मतलब वेजिटेरियन। और हमारे में भी लाइक ऐसा होता है ना कि कुछ हफ्ते की कुछ वीक में वेज और कुछ में नॉन वेज, तो मतलब ये तो होता ही है। मतलब ऐसे ही इंडियंस और कि खाते तो है नॉन वेज लेकिन आज नहीं खाते क्योंकि आज ट्यूसडे है, नवरात्रि है। तो ये भी एक वन ऑफ द बिलीव्स है। ये इससे हमें क्या पता लग रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा मैकडी ने अपने वैष्णो देवी पे आउटलेट ओपन किए हैं, वहाँ पर वो प्याज यूज़ नहीं कर रहे। सो ये क्या करा है इन्होंने, अपने आप को मोल्ड करा है किसके हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से। ये क्या है, कल्चर इन्वायरमेंट का वहाँ पर एक इम्पैक्ट हुआ है। फॉरेन कल्चर अगर हमें कोई भी अगर हमें स्टडी करना है कि हमें ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो कल्चर देखना पड़ेगा वहाँ का। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बाद वो कर लेंगे, मतलब थोड़ा केस स्टडी देख लेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आज आप लोगों से मतलब बात कर रही हूँ, इट इज वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जो आपकी एक्शंस के थ्रू होता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। जैसे आई टू आई कॉन्टेक्ट, जो अमेरिकन चाहते हैं कि आई टू आई कॉन्टेक्ट हो, जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या हो, आई टू आई कॉन्टेक्ट। जापानीज इस चीज़ को रूड कंसिडर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आई टू आई कॉन्टेक्ट करके तो रूडनेस हो रही है, तो उनके साथ थोड़ा ऐसे होगा। तो आपको कल्चर पढ़ना है, तो मतलब कल्चर समझना है, तभी आपको सामने वाले बंदे से क्या करना है, मतलब कम्युनिकेट करना है। सो जैसे ही मैंने बताया ना आपको, और अगर यही चीज़ अगर हम देखें, हमारे घर पे कोई मेहमान आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको नमस्ते, उसको पानी देना या कुछ भी देना। ऐसा कल्चर है क्या वहाँ का, यूरोप का या अमेरिकन का? वहाँ पर तो ऐसे आप आए हो, खा भी रहे हो, आपको पूछेंगे भी नहीं, वहाँ का ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन इंडिया का अगर कोई कल्चर है तो आपको क्या होता है, वो कोई आया है रिस्पेक्टेड, हमें खड़े होकर उसको क्या देना है, रिस्पेक्ट देना है। ये हमारा कल्चर है, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है वो एक भगवान के समान है। ऐसा दूसरे कल्चर में नहीं है। सो कल्चर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक वन ऑफ द इम्पैक्ट करता है। हमें वहाँ का ये देखना है कि लैंग्वेज के थ्रू और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। जैसे अब मतलब इतना कर लेते हैं, फिर अब आप केस स्टडी निकाल लो, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ केस स्टडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हाँ वो भेजिए ना। बाटा की केस स्टडी है। बाटा यहाँ की कंपनी नहीं है, पता है आपको कहाँ की होगी, थोड़ा स्विट्जरलैंड अराउंड की कंपनी है। हाँ लगता है ना था ना लगता था कि मतलब, लेकिन इट इज़ नॉट इंडियन कंपनी। इन्होंने क्या क्या इसमें इस केस स्टडी में आपको दे रखा है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करी वाइल द एक्सपेंडिंग और कैसे उससे टैकल करा। थोड़ी लॉन्ग केस स्टडी है, तो जल्दी जल्दी से पढ़ो। नहीं इंडियन कैशूज नहीं, बाटा बाटा भेजा है ना, ये लो फोटो खींच लो, नहीं तो ये लो इससे खींच लो। अच्छी केस स्टडी है। इसमें पहले तो लाइक क्वेश्चन पढ़ लो।
पहला क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द डिफरेंट वेज इन विच बाटा हैज इंटरेक्टेड विद फॉरेन पॉलिटिकल सिस्टम in its investment and operation abroad. So firstly you have to see from the aspect of political. Second, do you think Bata made the correct decision to pull out South Africa? How do you think that political event in South Africa is few years might change Bata's strategy for South Africa? पहले टू हमें पहला देखना है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं दे रखा है आपको कि कैसे पॉलिटिकली बाटा ने चैलेंजेस फेस करें. जो जो आपको पढ़ते जा रहे हो बताते रहो क्या क्या लग रहा है. इसमें से कर लो. आप लोग बोलते रहो. पहला तो ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो करके हाँ. इसलिए उसको दे वर फोर्स्ड टू लुक बियॉन्ड ऑल. पहले जैसे 1996 में बाटा वाज स्ट्रगल टू डिटरमाइन इट्स फ्यूचर. उन्होंने ऐसे था ना कि मतलब बहुत पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे. सो दे इट वाज डीपली इफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल चेंज इन द यूरोप, साउथ अफ्रीका. और यूरोप में फिर इसके बाद क्या हुआ. पहले दे आर फेसिंग दैट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाइल एक्सपेंडिंग. जैसे बता रहे नाजी इन्वेजन हो गया था. यहाँ की कंट्री है ये, मतलब यहीं पर जो बनी है ये स्विट्जरलैंड के पास. हाँ, चेकोस्लोवाकिया. और जब आप केस स्टडी कर रहे हो तो इसके मेन पॉइंट ऑफ व्यू लिखते रहो. और जो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किसके बारे में पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि जो बाटा है उसको पॉलिटिकली इम्पैक्ट हुआ है, मतलब उसको भी देखते रहो साथ साथ. हमने पॉलिटिकल रिस्क पढ़े थे. हाँ. हाँ, तो आप क्या कह सकते हो वो जो हमने पॉलिटिकल रिस्क पढ़े थे, जो रिस्क नहीं पढ़े थे हमने, तो आप वो उसको डिफाइन कर सकते हो. इट इज कंसिडर्ड टू बी डेथ रिस्क. ये जो है पता है आपको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाते हैं. वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसे बनाते हैं जैसे कि नाइकी और रिबॉक का जो है वो मार्केट ड्रिवन है, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं है, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन. हाँ, लो कॉस्ट. लेकिन एज कम्पेयर टू, हाँ ठीक है, लो कॉस्ट कह सकते हैं एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स. हाँ. हाँ. तो मतलब बाटा rather than focus on exporting, what they did in the home country. इसमें एक लाइन लिखी है, बाटा प्रोड्यूस 170 मिलियन पेयर एनुअली एंड सेल 270 मिलियन पेयर्स. जब बनाते ही 170 मिलियन है तो 270 मिलियन कैसे बेच लेगा वर्ल्ड वाइड. हाँ हाँ, तो जब बनाएगा 170 मिलियन बेच रहा है 270 मिलियन, बाकी कहाँ से लाया. एक में से दो आदमी के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है. उल्टा हो गया. कॉन्ट्राडिक्टरी है.
ये जो है लोकल, मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला दे रखा है, नेक्स्ट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पैराग्राफ देखो। सिक्स पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, पहले तो वो टोटली मतलब उनकी फैमिली ही चलाती थी, ओन करती थी, लेकिन इसके बाद उसके बाद उन्होंने माइग्रेट किया। हाँ 96 में उन्होंने कोई और नॉन पहला CEO लेके आए, बट बाद में उसको भी निकाल दिया। उसको भी निकाल दिया। लास्ट वाले में ऐसे बता रखा है, बाटा जो है वो टोटली ओन नहीं करते, सारी फैसिलिटी इनकी फैक्ट्रीज एंड ऑपरेशन वेरियस कंट्री में है, और मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह ओन है इनकी सारी फैसिलिटीज। जो आप पढ़ रहे थे वो सेकंड पेज प्रेरणा। सेकंड पेज से ज़्यादा बता रखा है सही, फर्स्ट में तो जस्ट हिस्ट्री है उसकी, सेकंड वाला है जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, सेकंड पेज। कम्युनिस्ट वाला। हाँ सेकंड वाला रिपब्लिक में तो फिर भी उसने थोड़ा सेट कर लिया, लेकिन हाँ स्लोवाकिया में तो कम्युनिस्ट रेजिम हो गया था और दे डिड नॉट ऑनर देयर प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ व्हेन दे एक्वायर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ जो दे रखा है, टॉम बाटा प्रिफर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ही फील्स दैट बोथ डेमोक्रेटिक एंड टोटलिज्म रिजाइम आर ब्यूरोक्रेटिक। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सेकंड वन, सेकंड जो मतलब इसका जो सेकंड पेज पे दे रखा है, सेकंड पेज की अबाउट थर्ड फोर्थ उस पे दे रखा है सही। हाँ एंड कर देना।